पहली बाधा बताई, फिर जब आपको जानकारी भी तो हुई होगी, उस घटना की जानकारी हुई होगी, तो आपको दुःख पहुँचा होगा कि माँ जन्म नहीं दी, इस बात का भी तो असर पड़ा होगा, मानसिक असर पड़ा होगा। तो इन बाधाओं का, इन कठिनाइयों का आपके चरित्र निर्माण में, व्यक्तित्व निर्माण में, कृतित्व निर्माण में ज़्यादा इसका योगदान है या आपकी सहज आंतरिक शक्ति? क्या आपको लगता है कि इन बाधाओं के कारण आपका व्यक्तित्व, आपके सद्गुण इतने मजबूत हुए? ऐसा लगता है क्या? या स्वतः थे? और एक प्रश्न और मैं पूछ ही लेती हूँ कि आगे की प्रेरणा क्या है? साहित्य में योगदान के लिए आगे के भविष्य, मतलब भविष्य की योजना क्या है? किस क्षेत्र में और क्या? ये दोनों प्रश्न का उत्तर। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, कहीं न कहीं एक तो पहली ये बात थी कि मुझे जन्म के पहले ही नहीं आने की साजिश रच दी गई थी। यह जानकारी मुझे हुई, लेकिन बाद में जब जानकारी यह हुई कि किस कारण से, किन कारण के तहत माँ ने यह कदम उठाया था, तो माँ के लिए एक श्रद्धा, क्योंकि माँ कोई भी अकारण अपनी संतान को नहीं समाप्त कर सकती। उस समय की जो परिस्थिति थी, कम आय में बच्चों को पालना, और माँ मेरी उस समय, चूंकि हम लोग कायस्थ जाति से आते हैं, एक कैथऊ भाषा उस समय हुआ करता था, आज तो लुप्त प्राय हो गया है, और उस कैथऊ भाषा से वह 5वीं तक पढ़ी थी, लेकिन उसको अलग थी। तो जो माँ ने नहीं किया, उसने चाहा कि अपने बच्चों में करे। और जब यही कारण था कि जब 3 बच्चे आए, तो उनकी यही मानसिक इच्छा, स्थिति थी या इच्छा कहा जाए कि 3 ही बच्चे हैं, वे आगे बढ़े, कुछ करें। 3 बच्चों का ही पालन पोषण बेहतर ढंग से। लेकिन जब मैं आ गई, तो उन्होंने अपने कलेजे से लगाया, स्वाभाविक है। और मेरी माँ चौथी संतान को जिसे नहीं चाहते थे, वह इतना प्यार करती थी कि उनके अनुशासन में ही प्यार छिपा हुआ था। वह ये नहीं चाहती मेरे बच्चे को किसी चीज के लिए इधर-उधर होना पड़े या अभाव में जिंदगी जीना पड़े। तो वह अनुशासन उनका यह था कि अगर तुमको यह चीज नहीं मिल रही है, तुम इसके बिना काम चलाना सीखो। क्योंकि मेरी मम्मी की इच्छा यह थी कि बच्चों को इस काबिल बनाना चाहिए कि 5 स्टार होटल अगर मेंटेन करना हो तो वह भी करे, और गांव में चक्की चलाना हो तो वह भी करे। किसी चीज से मुंह नहीं मोड़े। तो तकलीफ तो लगी थी, लेकिन वस्तु स्थिति जानने के बाद फिर माँ के प्रति वही श्रद्धा थी जो एक संतान को अपनी माँ के प्रति होती है। पापा का दुलार यह था, क्योंकि पापा मेरे अक्सर बाहर रहा करते थे, और जब वे घर आते थे, तो जब तक पापा आए नहीं, तब तक मैं बैठ के उनका इंतजार करती थी। और उस समय, चूंकि गांव में जब छोटे थे हम लोग रहते थे, तो छोटी छोटी सिक की दौरी हुआ करती थी, बुना हुआ, जो आजकल इसमें रखा जाता है, किसी प्रदर्शनी में रखा जाता है, क्योंकि वह गांव से लुप्त प्राय हो रहा है। सिक की बुनी हुई छोटी छोटी, बहुत सुंदर होता है। बहुत सुंदर होता है वह। खेत से हम लोग बथुआ का साग और सरसों का साग, सामने खेत था, उसमें से तोड़ के लाया करते थे, मिट्टी सहित उठा करके, जैसे भी हो, ये पापा के लिए बनेगा और पापा खाएंगे। तो पापा से मुझे बचपन से बहुत ज्यादा लगा। देखो, मेरा प्रश्न दूसरा था कि आप ये जो कठिनाइयां आती हैं और संघर्ष होता है, तो आदमी का व्यक्तित्व तो परिमार्जित तो होता ही है और श्रेष्ठ होता ही है। मेरा प्रश्न ये था कि मान लीजिए कि ये सारी बुरी परिस्थितियां, दुखद परिस्थितियां से ये संघर्ष के अवसर नहीं हो, तब भी तो आपके भीतर, हाँ जी हाँ, तब भी तो आपके भीतर सद्गुण हैं, तो नहीं होते
तब आप और कितना उन्नति करती ये मैं जानना चाहती, और उतनी ही आप उन्नति करें ये मेरी शुभकामना है। लेकिन माँ का अनुशासन, पिता का प्यार और कहीं ना कहीं ये भीतर की इच्छा कि आई कैन डू इट, मैं यह कर सकती हूँ। किसी ज्योतिष पर भरोसा नहीं करना, धर्म पर भरोसा नहीं करना, मैं अपनी मेहनत के बल पर यहाँ आगे बढ़ सकती परिवार के साथ। इच्छा शक्ति मेरी मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही, साथ में परिवार का साथ मिला और उससे मैं आगे बढ़ती रही। परिवार का अगर साथ नहीं मिलता तो हो सकता है कि मैं नहीं कुछ कर पाती, क्योंकि आज की तरह लड़कियां उस समय, हम लोग के समय में, आपके समय में भी इतनी आजाद नहीं हुआ करती थी कि अभिभावक के खिलाफ जा करके अपना भविष्य निर्माण करें या कुछ भी करें। और बड़ा प्रॉब्लम जो आपने भी बताया कि पढ़ते समय ही शादी हो जाना, ये इससे बहुत ज्यादा स्ट्रगल बढ़ जाता है। और आजकल हम लोग बच्चियों को, बहुत सारे माता पिता जो हैं ये भूल नहीं करते हैं, वो जहाँ तक पढ़ना चाहती है पढ़ाते हैं, उसके बाद शादी की बात सोचते हैं या उससे विचार लेकर तब शादी करते हैं। तो एक जिससे मेरे बीए का होम साइंस का अंतिम में प्रैक्टिकल था, मैं देने गई थी। और इंटरेस्टिंग एक घटना मैं आपको भी सुनाऊंगी, पहले ये आप सुना लीजिए। बेटी होने वाली थी, जिस डॉक्टर से मैं ट्रीटमेंट करा रही थी वही डॉक्टर इंटरनल बन के आई हुई थी। और जिस दिन मेरा एग्जाम खत्म हुआ उसके 8 दिन के बाद मेरी बेटी का जन्म हुआ है। इसलिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति तो भीतर थी ही। अगर वह इच्छा शक्ति नहीं रहती तो घर परिवार, सास ससुर, पति, 2 बच्चों को देखते हुए आना जाना सब कुछ करने के बाद मैं आगे नहीं बढ़ती, नहीं पढ़ पाती। तो पढ़ने की इच्छा थी। एक और मजेदार बात बताऊं आपको, मुजफ्फरपुर में हम लोग का एग्जाम हुआ करता था पीजी का उस समय यूनिवर्सिटी में। तो जब मैं एग्जाम देकर के लौट के आती थी, वर्ष कौन सा था? तो घर में पीजी का मेरा यही रहा है, आपको बताती हूँ, मैं भूल गई हूँ। एटी 89। तो जब एग्जाम दे करके मैं आती थी तो पूरे क्वेश्चन को मैं फिर से घर में लिखती थी कि मैंने सही लिखा है या नहीं। और मैं लिखती जाती थी और मेरी सासू माँ खाना को हाथ में लेकर मुझे खिलाती रहती थी। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। अच्छा, तो पीजी में सब्जेक्ट क्या था? हिंदी या और कुछ? हिंदी ही था। तो मैं यह देखना चाहती थी कि मैं सही क्वेश्चन लिख आंसर दे के आई हूँ या नहीं। इसलिए मैं पूरे क्वेश्चन को फिर से रिपीट करती थी घर में बैठकर, और तब मैं निश्चिंत होती थी। तो एक दृढ़ इच्छा शक्ति तो भीतर थी ही। आज भी वही इच्छा शक्ति बरकरार है। पिछले 1 साल से मैं फेसबुक और व्हाट्सएप से बहुत कट गई थी, और इस 1 साल के भीतर मैंने 4 कविता संग्रह और 1 लघु कथा संग्रह का प्रकाशन करवा लिया, क्योंकि यह दृढ़ इच्छा शक्ति की ही बात कि मुझे ये करना है और मैंने किया हुआ। और मेरी शुरू से बचपन से बात है कि मुझे अगर करना है तो करना है। इसके लिए मुझे रात क्यों न जगना पड़े, परिश्रम क्यों न करना पड़े, लेकिन उस करने के पीछे पारिवारिक जिम्मेदारियों को कभी नजरअंदाज नहीं किया मैंने, और उस दोनों में तालमेल बैठाकर अपना जो भी आगे बढ़ती गई। मतलब आज हम इस पटल पर एक दबंग महिला का साक्षात्कार कर रहे हैं कुल मिलाकर ये और बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत गर्व फील हो रहा है। इसी के साथ साथ मैं कार्यक्रम को, अगर सर का आदेश हो तो आगे बढ़ाऊं। मैं अनीता प्रसाद जी से ये
वो अगर कुछ मैम से पूछना चाहें। अनीता प्रसाद। जी हाँ, मैं सुन रही हूँ। अच्छा, स्वागत है। आप दिख नहीं रहे हो जी, बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले तो तोमर भाई जी को बहुत मेरा नमस्कार, हृदय से मेरा नमस्कार और धन्यवाद। जी मुझे लगा कि मैं बहुत देर से जुड़ी हूँ, मैं सुन भी नहीं पाई थी इनका। और बाकी जो पटल पे मुझे दिख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार चेहरे, उन सबको मेरा नमन। आदरणीय डॉक्टर मधु जी हैं और अनुराधा जी, मीरा मैम हैं, पुष्पा जी हैं, सबको मेरा बहुत बहुत प्यार और नमस्कार। मैं सिर्फ यही पूछना चाहूंगी इतना ही कि आपकी सफलता में, लोग कहते हैं कि एक सफल आदमी के पीछे एक सफल औरत का हाथ होता है, उसकी पत्नी का या बहन का या बेटी का, किसी का। आपकी सफलता के पीछे किसका राज है? क्या आपके पति? ऐसा पूछ सकती हूँ मैं आपसे? बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकती हैं। और सही मायने मुझे लगता है कि आज के समय में अगर पति का साथ हो तो औरतें बहुत बहुत कुछ कर सकती हैं, बहुत आगे बढ़ सकती हैं। बिल्कुल। और निसंकोच मैं यह कर सकती हूँ कि आज तक के मेरी प्रगति में, मेरे सफल जीवन में मेरे पति का ही हाथ रहा है। जी, मुझे अंदाजा मैंने लगाया था, इसलिए मैं पूछना भी चाह रही थी आपसे। जी, क्योंकि अगर माँ चाहे भी तो नहीं कर सकती है पति बेटा का विरोध कर। जब तक पति नहीं चाहेगा अपनी पत्नी को आगे बढ़ाने, तो अभिभावक का भी साथ नहीं मिल पाएगा। बहुत सारी परेशानियां, बहुत कुछ झेलना पड़ जाएगा उनको। जी हाँ। मेरे बच्चों में दोनों में 1 साल का अंतर है। अच्छा। जिस समय मेरा ग्रेजुएशन फाइनल हुआ उस समय मेरी बेटी आ गई थी। ये भी बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे उस समय, जिस समय की आप बात कर रही हैं, उस समय शादी हो जाती थी पढ़ाई करते हुए ही। मैं भी पटना बिहार से हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि बिहार की महिलाओं का क्या मतलब, पढ़ाई करते समय शादी हो जाना। ये एक बहुत बड़ी विडंबना थी हमारे लिए। आगे बढ़ने के लिए बहुत जुझारू होना पड़ता था। जी, और यही कर्मठता, पति का साथ पाकर, परिवार का पीछे से सपोर्ट पाकर मेरी कर्मठता आगे बढ़ती रही और आज इस मुकाम पर है। और मीरा जी के सवाल का मैं दूसरे सवाल का भी जवाब दे दूं कि आज के नामांकित साहित्यकारों के लिए यही मेरी बात होगी कि साहित्य लिखते हैं अगर तो वे लिखें, साहित्य को समझ कर लिखें। और इसी कर्मठता के बल पर जैसे हम लोग घर परिवार गृहस्थी को देखते हुए भी अपनी मन के भावों को शब्दों में पिरोते चले जाते हैं। हमें चाह नहीं है किसी सम्मान की, हमें चाह नहीं है किसी पुरस्कार की। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम आसमान की ऊंचाइयों को छुए। हम बस इतना जानते हैं कि हमें भी समझे कि हम भी कुछ हैं, हमारा भी कोई अस्तित्व है। और यह अपने अस्तित्व को कायम रखने में परिवार का सपोर्ट तो जरूरी है, और वह सपोर्ट मुझे मिला है। बहुत बहुत खुशी हुई जानकर कि आपने बहुत संघर्ष करके भी बहुत आगे बढ़ी, कहाँ तक, और आगे के लिए शुभकामनाएं। जी, धन्यवाद। आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी। भविष्य तो नहीं जानती मैं कहाँ तक जाएंगे हम, लेकिन हमारी इच्छा से जरूर, हमारी सोच या हमारी मेहनत कि उनसे, अगर हमारी रचनाओं से, अगर हमारे साहित्य से अगर कोई भी लाभान्वित होता है तो हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि वही होती है, सबसे बड़ा जी बिल्कुल। हम साहित्य लिखने वालों के लिए एक ये बात भी बहुत जरूरी है कि हम जो भी लिखते हैं वो सिर्फ स्वांतः सुखाए ही नहीं होता और नहीं होना भी नहीं चाहिए। सिर्फ स्वांतः सुखाए नहीं, वो ऐसा होना चाहिए कि दूसरे को भी उसको सुख पहुंचे।
उसकी भी तकलीफ और वास्तव में उसका हित हो, कल्याण हो। जी इसी के साथ साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और बहुत धन्यवाद आप सबका। पुष्पा जी को आमंत्रित करती हूँ कि आदरणीय मधुबाला जी से अपने के समक्ष। पुष्पा जी। नमस्कार और मधुबाला जी को नमस्कार करती हूँ और मीरा जी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने साहित्य सम्मेलन की लस्सी की याद दिलाई। मैं साहित्य सम्मेलन में लोक भाषा मंत्री हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा खुशी हुई सुनकर। और भी वाह वाह आपको बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मैं आप सब को भी धन्यवाद देना तो मधुबाला जी को और तोमर जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया। तो मेरा एक प्रश्न है मधु जी से। बिल्कुल। जिंदगी की झंझट क्यों घिरते हुए अपने जीवन में इतने झंझटों से घिरती हुई साहित्य को कब शुरू किया और अपने आप को पुरुष साहित्यकारों के समकक्ष कहाँ पाती हैं? प्रश्न है, बहुत ही प्रश्न है मेरा। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि मैं अपने आप को मानती ही नहीं। इस दृष्टिकोण से कि सदा से पुरुष वर्ग में ही रही। मेरा पहनावा ओढ़ावा, खान पान, रहन सहन बचपन से उसको की तरह। मैं जब मेरी शादी हुई तो पहली बार मैंने सलवार पहना था, इसलिए मैं शुरू से ही पुरुष वर्ग में रही। इन सारी झंझावतों के बीच भी मुझे प्रेरित करने वाला बचपन में बड़े भाई के लेखन में एक अपना मुकाम बनाया है। वे हिंदी कम लेकिन भोजपुरी। देखिए मेरा पोता आकर मेरे बड़े भाई है। वो होता है ना एक बंदर जो अपने छोटे से बच्चे को जैसे छुपा के रखता है। बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। तो मैं बड़े भाई मेरे लेखन में थे, साहित्य के क्षेत्र में थे, उनकी अच्छी पकड़ थी। उनको देख करके मैंने धीरे धीरे लिखना शुरू किया। मैं इंटर में आकर के महिला कॉलेज में गई। बचपन से मैं कोई एजुकेशन नहीं पढ़ी थी, इसलिए पुरुषों के स्वभाव को, उनके दृष्टिकोण को, जैसा अभी आभा जी ने कहा था कि हम औरतों की इंद्रियां सजग रहती हैं, हमारे पास एक छठी इंद्रिया भी होती है। यह बचपन से ही आभास हो गया था, पहचान मुझे आ गया था। अपने भाइयों के साथ ही मैं सदा रहती थी, उनका कोई रोक टोक नहीं था, लेकिन उनकी नजर बहुत कड़ी रहती थी। तो मैं भैया को लिखते हुए देखा करती थी, बड़े भाई को। तो धीरे धीरे अभिरुचि हुई मेरी भी कि मैं भी कुछ लिखना शुरू करूं। मैं लिखती थी और छुपाती थी, लिखती थी छुपाती थी। कोई नहीं जानता था कि मैं कुछ लिखती भी। यहाँ तक कि मेरी शादी हो गई तब तक भी कोई नहीं जानता था। संजोग से एक दिन पतिदेव के हाथ मेरी डायरी लग गई, और जैसा मैंने कहा, पति की आगे बढ़ाने में मुझे मेरे सक्रिय सहयोगी रहे हैं। उन्होंने चुपचाप ले जाकर उस डायरी से एक रचना मेरी लोकल अखबार में निकलवा दिया। उन्होंने जब लोकल अखबार में निकलने के बाद
वहाँ मोतिहारी के लोगों में धीरे धीरे बात आने लगी कि अच्छा ये भी एक रचनाकार है, यह भी लिखती है। और दोनों चंपारण मिलाकर कोई भी महिला रचनाकार नहीं थी, क्योंकि शायद इस चीज को अच्छा नहीं समझा जाता होगा या लोग आगे आने से कतराते होंगे, जो भी कारण रहा हो। छुपा कर रखते थे लोग, इस बात को कोई कहते नहीं था ज्यादातर घर परिवारों में। तो मेरे पति देव ने उसको ले जाकर लोकल अखबार में दिया। लोकल अखबार वाले लोगों की जानकारी हुई और संजोग से 2 दिवसीय मतलब 4 दिसंबर को एक लोकल काव्य गोष्ठी में मुझे बुलाया गया। पहली बार मैं गई वहाँ 4 दिसंबर 1994 को। लेकिन वह जाने का उस काव्य गोष्ठी का में संजोग ऐसा रहा कि तुरंत 16 दिसंबर को मोतिहारी में ही 2 दिवसीय अखिल भारतीय भोजपुरी सम्मेलन हुआ, जिसमें मुझे बुलाया गया। और मैं नहीं जानती, चूंकि मैं मन से उस समय तक जुड़ा मुझे नहीं था, मैं किसी को जानती भी नहीं थी। मैं सिर्फ विजय शंकर वर्मा की पत्नी के रूप में जानी जाती थी। तो उस सम्मेलन में, जो कि बहुत बड़ी राशि कहा जाए उस समय के लिए, मुझे 500 रुपए मिले थे पहली बार। अप्रत्याशित रूप से आश्चर्य सभी को कि आपने किया कैसे, आपको मिला कैसे। इतनी बड़ी राशि तो अभी तक नहीं मिली है किसी को, मिला कैसे। तो भाई मुझे नहीं पता कि मिला कैसे, लेकिन हाँ मिला। बहुत दिनों तक मैंने उस लिफाफे के साथ ही संभाल कर रखा था उसे। दुर्भाग्य मेरा वह रहा कि भोजपुरी रचना मैंने सुनाया था उस समय। वह किसी ने मुझे कहा, हालांकि मैं इसे बिल्कुल अनजान थी, किसी ने कहा परिचित ने कि आप ऐसा कीजिए, इसमें थोड़ा सा संशोधन मैं कर देता। मैंने खुशी खुशी उस रचना को उसे दे दिया। कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि दरभंगा के एक लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में उस गीत का कैसेट बना करके उस व्यक्ति ने अपने नाम के से और वहां पर बेचना शुरू कर दिया था। उसके बाद मैं किसी को अपनी रचना देती ही नहीं हूँ। बहुत डरते डरते 1-2 बार मैंने तोमर सर के पास भेजा, क्योंकि इतने बड़े रचनाकार हैं, मेरी रचना चुराएंगे नहीं, इसलिए डरते डरते भेजा मैंने। सही है कि मेरी रचना पर सर ने कलम चलाया है। और बस यही था मेरा साहित्यिक जीवन, मेरा यही है। धीरे धीरे मैं लिखती गई, मैं बढ़ती गई आगे। शुरू से मैं छंद मुक्त रचना लिखती थी। वहां से 94 से साहित्य की यात्रा लगे लोगों के, और उसके बाद कोई मुशायरे हो या कवि सम्मेलन हो जो मधुबाला सिन्हा के बिना हुआ हो, या मुझे याद नहीं चंपारण में। लेकिन उसके बावजूद भी मैं चंपारण से बाहर नहीं जाती थी, क्योंकि मेरे ऊपर घर परिवार की भी जिम्मेदारी थी। मैं कभी बाहर नहीं जाती थी। बाहर के हर कार्यक्रम को मैं ठुकराती रही। गोरखपुर आकाशवाणी से मेरे लिए ही आया, लेकिन मैंने उसे भी ठुकरा दिया कि नहीं, मैं चंपारण मोतिहारी के बाहर नहीं जाऊँ, कहीं नहीं जाऊँ। एक अपना सिद्धांत, रात्रि में कहीं मैं रुकूंगी नहीं। दिन में जहां भी कार्यक्रम होगा चंपारण में, दोनों चंपारण में, पूर्वी और पश्चिमी, मैं जाऊंगी। क्योंकि उस समय कोई भी महिला रचनाकार नहीं थी, इसलिए भी हो सकता है कि मैं आगे आ गई हूँ। शुरू से मैं छंद मुक्त रचना लिखती रही। मैं काफी प्रभावित थी निराला की रचनाओं से। तोड़ती पत्थर मेरा सबसे प्रिय रचना निराला की थी, और वहां से छंद मुक्त रचना मैंने लिखना शुरू किया। धीरे 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 मैं लिखती रही, संभालती रही, रखती रही। 2012 में अचानक मेरे दिमाग में आज किताब छपवाना चाहिए। मैंने पहली बार 2012 में समारंभ से पहली बूंद शीर्षक से अपनी कलम किया और अपनी किताब छपवाई।
बहुत खुशी हुई मुझे कि एक संग्रह लोकार्पण कर पाया, जिसका मैं बहुत बेहतर ढंग से धीरे 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 जिम्मेदारियों में बड़े होने लगे। वहाँ से सास देहांत हो गया, सारी आ गई। घटनाएं तो मैं लिखती रही, वही छुपा करके रखती रही, सामने जो है मैं जाती रही, लेकिन किताब फिर छपवाने की बात मैंने नहीं की। 2013 में जो पीएचडी का थीसिस था, मैंने उसको किताब के रूप में फिर निकलवाया था। उसके बाद एक लंबे अंतराल के बाद, चूंकि प्रकाशकों का भी कुछ खट्टा मीठा अनुभव होता रहा, तो मैंने छोड़ दिया। वहां से चलकर सीधे 2020 में, क्योंकि मेरी बेटी डॉक्टर है, दिल्ली में है वह, और प्रखरगंज की नीलू सिन्हा उसकी पेशेंट रही थी। उनके संपर्क में आने के बाद वह जाने की है तुम्हारी मम्मी लिखती हैं, तो उन्होंने कहा कि मम्मी को बोलो किताब छपवाने के लिए, तो मैंने उनको दे दिया। तो पहली बूंद जो मेरे बारे में थी, उसका मैंने द्वितीय संस्करण निकलवाया, क्योंकि किताबें मेरी सारी बिक चुकी थी। उस समय कोई फ्लिपकार्ट नहीं था, अमेज़न नहीं था, लेकिन जो लोग भी आते हैं वह आशीर्वाद स्वरूप उस पर छपे हुए मूल्य से ज्यादा मुझे देकर के चले जाते थे। उस तरह 1-2 प्रति मेरे पास रह गई होगी, सारी समाप्त हो गई थी, तो मैंने प्रखरगंज से छपवाया उसे। उसके बाद जब देवेंद्र तोमर सर के संपर्क में आई, तो 2020 में ही मैंने 21 में फिर इनके संपादन में जो है चलो घर चले शीर्षक से मेरा काव्य संग्रह निकला। आप सबों को यह ज्ञात ही है, और यह मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मेरी रचनाओं का संपादन किसी ने किया। उस संपादन का मतलब उसका मूल्यांकन किसी ने किया। और तब पिछले लगभग 1 साल से मुझे लगा कि नहीं, अब अपनी रचनाओं को एकत्रित करके रखने से बेहतर है कि इसे एक मुकाम दिया जाए, जगह दिया जाए। और तब पिछले 1 साल से मैं लगभग फेसबुक और व्हाट्सएप से कटकर यही काम करती रही। कुछ स्वास्थ्य भी साथ नहीं दे रहा था, लेकिन कुछ प्रकाशन का भी काम हुआ, और इस बीच में मैंने अपनी 5 संग्रह प्रकाशित करवाया। पहली बार एक भोजपुरी, क्योंकि मैं भोजपुरी क्षेत्र की हूँ, तो वहां से मैंने एक भोजपुरी की भी काव्य संग्रह मैंने प्रकाशित करवाया। साहित्य, एक साहित्यकार को, जहाँ तक मेरी समझ है, कि एक विधा में बंद कर नहीं रहना चाहिए, और इसी के तहत मैंने प्रयास किया लघु कथा लिखने का। हालांकि पुष्पा जी लघु कथा लेखिका है, बहुत अच्छा लिखती है। मैंने इनकी लोक कथा को पढ़ा है, मुझे लगता है कि नहीं, मुझे और लिखने की जरूरत है। लेकिन पहला प्रयास मैंने किया, जिसकी भूमिका भी सर ने ही लिखी है, और वह लघु कथा संग्रह मैंने छपवाया है। मैं गजल नहीं लिखती, लेकिन प्रयास करूंगी मैं गजल भी लिखने। हो सकता है कहीं लिख लूं। आप सबों को देखती हूँ, सुनती हूँ, सबों का गजल अच्छा लगता है, तो मेरा भी मन करता है कि मैं भी लिखूं, और मैं गजल पर भी हो सकता है आगे काम करूं, लिखूं। आप सबों का प्यार रहेगा जरूर। काफी समय से चला है सर, आपका क्या आदेश है? बहुत 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 धन्यवाद आपका, आपने बहुत सही उत्तर दिया। आपको हम 2 पंक्तियां बोलना चाहते हैं। आप आवर्त में घूमती हुई वो फेनेली चीज है, जिससे पत्थर टूटता है, पत्थर टकरा जाके उस फेन से पत्थर टूट जाता है, वही आप साहित्यकारा है। और आगे आप बढ़ती रहे, बहुत यही आपके लिए कामना है मेरी। और आप पटना जब भी आए, आप हमसे जरूर बुलाए, हम जरूर मिलेंगे आपसे। तोमर मिलके बहुत अच्छा लगा, और आज यहाँ भी बहुत अच्छा लग रहा है।
और कोई अपनी मतलब परिवार महिला साहित्य में आगे बढ़ती है तो सुनकर देखकर बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे सवाल को बहुत ही सम्मान पूर्वक जवाब दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन करना चाहती हूँ कि पटल का समय हो चुका है, सर आदेश करें। अभी भी बबीता जी हैं, पाउखड़ी जी हैं जो जुड़ी हुई है शायद। बबीता जी मेरी आवाज आ रही है? कोई बात नहीं, नेट की प्रॉब्लम उनके यहाँ भी हो सकती है।